अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है। अब पहले हम लोगों ने पढ़े माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा था, साइज़ छोटा हो रहा था रेड ब्लड सेल्स का। इसमें हमारे पास क्या नॉर्मल क्या था, 80 to 100। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, क्या माइक्रोमीटर क्यूब, सॉरी माइक्रोमीटर क्यूब। ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब हमारे पास क्या है, मैक्रोसिटिक एनीमिया। अच्छा, इसमें हमारे पास ना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो आ जाती है मैगेलो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, क्या आ जाती है, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, दो चीज़ों की कमी हो सकती है। एक फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और दूसरा विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है। मैक्रोसिटिक एनीमिया में क्या आ गया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में दो चीज़ की कमी है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। अच्छा जी, अब हमारे पास इसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब हो क्या रहा है हमारे पास, ये हम लोगों ने देखना। तो ना हमारे ना रेड ब्लड सेल्स जो हैं, RBC, ये हम लोगों ने बनाने हैं। ये क्या है, एक सेल है, तो इसके अंदर DNA भी होगा। ठीक है, वो DNA जिनसे बनता है वो DNA प्रीकर्सर्स भी होंगे। ठीक है, DNA प्रीकर्सर्स भी होंगे। अब हीमोग्लोबिन भी ज़रूरी है हमारे रेड ब्लड सेल्स के बनने के लिए, जो हमने पढ़ ली माइक्रोसिटिक एनीमिया में कि हीमोग्लोबिन कम होगी तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। लेकिन अगर DNA प्रीकर्सर्स जो हैं इनकी सिंथेसिस कम हो जाए तो क्या होगा, हमारे पास DNA कम और सेल्स कम, तो एनीमिया हो जाएगा। लेकिन साइज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे पास ये हमारा क्या है, एरिथ्रोइड प्रिकर्सर। ठीक है ना, ये क्या है, एरिथ्रोइड प्रिकर्सर, जिससे एरिथ्रोसाइड बनना है हमारा। ठीक है ना, डिफरेंट स्टेप्स से, एरिथ्रोपोइसिस से। ठीक है, किससे, एरिथ्रोपोइसिस के नतीजे में। अब इसने मैच्योर होना है, ये क्या होता जाएगा, मैं ये एरिथ्रोपोइसिस क्या है, मैच्योरेशन है ना, ये मैच्योर होता जाएगा और एंड में हमारे पास क्या बनेगा, एरिथ्रोसाइट। अब अगर हमारे पास यहाँ पे DNA प्रिकर्सर्स कम हो जाए तो क्या ये मैच्योरेशन प्रॉपर होगी, मैच्योरेशन प्रॉपर होगी नहीं। और ये मैच्योरेशन क्या है, इसका साइज छोटा होना ना, ये ऐसे करके साइज छोटा होता जा रहा है। मैच्योरेशन हो रही है, मैच्योरेशन हो रही है, रेड ब्लड सेल बन रहा है और साइज क्या हो रहा है, छोटा। अब अगर DNA प्रिकर्सर्स नहीं है तो ये मैच्योरेशन प्रॉपर होगी, नहीं, प्रॉपर नहीं होगी तो साइज क्या प्रॉपरली छोटा होगा, नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया, मतलब कि हमारे पास साइज इंक्रीज कर रही है। दो वजह हमने पढ़ी इसमें, हमने पढ़ा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें दो रीज़न है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। ये इनमें हमारे पास जो फॉलिक एसिड है ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द DNA प्रिकर्सर सिंथेसिस। अच्छा जी, हमारे पास फॉलिक एसिड इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA प्रिकर्सर्स। ठीक हो गया। अब अगर हमारी बॉडी में ना, अब देखते हैं कि नॉर्मली क्या मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले ना बॉडी के अंदर आता है फॉलिक एसिड। जैसे ही बॉडी में आता है ना तो इसके साथ ना मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। कौन सा, मिथाइल ग्रुप। और ये बन जाता है हमारे पास मिथाइल मिथाइल, किधर गया, हाँ, मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफ्लोरेट, मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफ्लोरेट।
इसे हम लोग नॉर्मली आम जुबान में क्या कह सकते हैं, फॉलिक एसिड विद मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फॉलिक एसिड विद मिथाइल ग्रुप। जैसे ही बॉडी में एंटर हुआ, फॉलिक एसिड एंटर हुआ, मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो गया और क्या बना दिया, फॉलिक एसिड प्लस मिथाइल। अब ना ये चाहिए किस लिए हम लोगों को, डीएनए प्रिकर्सर की सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड प्लस मिथाइल नहीं चाहिए, सिर्फ फॉलिक एसिड चाहिए। तो उस मिथाइल ग्रुप को डिटैच भी तो कराना पड़ेगा। तो डिटैचमेंट के लिए हमारे पास आता है क्या, विटामिन B12। अब ये विटामिन B12 इसका मिथाइल लेके क्या करता है, अपने साथ अटैच करा देता है। तो हमारे पास क्या आ गया, फॉलिक एसिड, वापस आ गया फॉलिक एसिड। और ये फॉलिक एसिड को हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है किसके लिए, डीएनए प्रिकर्सर सिंथेसिस के लिए। अब विटामिन B12 जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा मिथाइल लेता जाएगा और मिथाइलेटेड होता जाएगा। तो विटामिन बी की तादाद जो है, विटामिन बी, सिर्फ विटामिन बी, ये तो कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि विटामिन बी जो है, विटामिन बी कन्वर्ट होता जा रहा है विटामिन B12, विटामिन B12 कन्वर्ट होता जा रहा है विटामिन B12 प्लस एम में। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको भी डिटैच कराना है इधर से। तो उसके लिए हमारे पास आती है होमोसिस्टीन। क्या आती है, होमोसिस्टीन, जो कि इस विटामिन B12 से मिथाइल को ले लेती है और हमारे पास क्या बना देती है, मैथियोनीन। क्या बना दी है, मैथियोनीन। मतलब कि हमारे पास सबसे पहले आया क्या, टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट, या फिर हमारे पास फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड ये आया बॉडी के अंदर, इनसाइड बॉडी। तो ये क्या हो गया, फॉलिक एसिड प्लस एम। इसका फॉलिक एसिड का ये एम जो है, ये किसने ले लिया हमारे पास, विटामिन B12 ने। और फॉलिक एसिड किधर चला गया, डीएनए प्रिकर्सर्स की सिंथेसिस के लिए। विटामिन B12 एम लेके क्या हो गया, मिथाइलेटेड। इसकी तादाद कम हो गई है, इसको हमने मेंटेन करने के लिए इसको डिटैच कराना, ताकि ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड से मिथाइल ले सके। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास होगा ना, होमोसिस्टीन, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मैथियोनीन में, बाय एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप लेके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल सिंपल, ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास फॉलिक एसिड की कमी हो जाए या विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो क्या हमारे पास डीएनए प्रिकर्सर्स बन सकेंगे, नहीं। और हमारे पास एक और चीज़ होगी कि क्या हमारे पास होमोसिस्टीन मैथियोनीन में कन्वर्ट हो सकेगा, नहीं, क्योंकि विटामिन B12 से मिथाइल ही नहीं, मतलब हमारे पास फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी है, अगर अगर लेट सपोज, तो क्या विटामिन B12 को मिथाइल ग्रुप मिलेगा, नहीं। इसको नहीं मिलेगा तो क्या होमोसिस्टीन जो है वो मैथियोनीन में कन्वर्ट होगा, नहीं। लेट सपोज विटामिन B12 की कमी हो गई है, तो क्या ये फॉलिक एसिड से मिथाइल ग्रुप ले सकेगा, नहीं। तो ये क्या मिथाइल ग्रुप होमोसिस्टीन को दे सकेगा, नहीं। क्या मैथियोनीन बन सकेगा, नहीं। तो हमारे पास दो चीज़ें हो रही हैं, एक हमारे पास डीएनए प्रिकर्सर्स कम बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, होमोसिस्टीन ज़्यादा हो रहा है। अब मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, जो हमारा टॉपिक था कौन सा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस में मैंने पढ़ाया था कि होमोसिस्टीन जो है ये हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देती है। मतलब कि ये लेट्स सपोज ब्लड वेसल है, ये उसके एंडोथीलियल सेल्स हैं, तो इसमें ये एंडोथीलियल सेल्स को क्या करती है, डैमेज। तो क्या होता है, यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। और एक ये काम हो गया, दूसरा डीएनए प्रिकर्सर्स काम हो गए हैं। ये साइड काम है इस वक्त, ठीक है। होमोसिस्टिनूरिया, ये क्या है, बीमारी का नाम
होमोसिस्टीनूरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग असल में इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एनीमिया पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया जी, डीएनए प्रिकर्सर्स कम हो गए। डीएनए प्रिकर्सर्स कम हो गए तो क्या हो जाएगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। डीएनए प्रिकर्सर्स कम तो प्रॉपर मैचुरेशन नहीं, तो प्रॉपर मैचुरेशन नहीं तो सेल्स का साइज़ छोटा नहीं, मतलब सेल का साइज़ बड़ा, प्रॉपरली छोटा नहीं होगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा। फिर मैक्रोसिटिक एनीमिया पता है हम लोगों को कि मतलब अगर साइज़ बड़ा हो गया है तो क्या ये साइनोसाइडल कैपिलरी से प्रॉपरली गुजर सकेगा, पास कर सकेगा? नहीं। जो हमारे पास स्प्लीन या लीवर के अंदर क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक हो गया। अब रीडिंग कर लेते हैं। Anemia with MCV greater than 100, most commonly due to folate or vitamin B12 deficiencies. Folate and vitamin B12 are necessary for synthesis of DNA precursors. Folate circulates in serum as methyl hydrofluorate, ठीक है। ये मैंने बताया कि जैसे ही बॉडी में आता है तो क्या कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइलेटेड हो जाता है वो, ठीक है, इन सीरम मतलब ब्लड में। रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप अलाउज फॉर पार्टिसिपेशन इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए प्रिकर्सर्स। जब ये रिमूव होगा ना मिथाइल ग्रुप, तब ये पार्टिसिपेट कर सकेगा डीएनए प्रिकर्सर की सिंथेसिस में। उसके बाद मिथाइल ग्रुप कहाँ चला जाएगा, विटामिन B12 के पास। विटामिन B12 जो है वो किसको दे देगा, होमोसिस्टीन को, और मैथ्योनिन बन जाएगा। लैक ऑफ फोलेट और B12 इम्पेयर सिंथेसिस ऑफ डीएनए प्रिकर्सर्स, इम्पेयर डिवीजन एंड enlargement of RBC precursors lead to megaloblastic anemia. इम्पेयर्ड, अच्छा जी, एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये डीएनए प्रिकर्सर जो है ना, सिर्फ हमारे पास रेड ब्लड सेल्स तो नहीं ना बना रहे, ठीक है। डीएनए प्रिकर्सर तो हमारे पास बाकी सेल्स के लिए भी ज़रूरी है। डीएनए डीएनए बनाना है ना, बाकी सेल्स के लिए भी ज़रूरी है। तो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स में क्या होगा, इसके नतीजे में न्यूट्रोफिल्स में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हाइपर सेगमेंटेड, मतलब कि नॉर्मली अगर उसके 4 5 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स हैं, इस तरह की शेप है, 5 सेगमेंट्स हैं, तो इस केस में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट्स हो गए अब इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगी, हाइपर सेगमेंटेशन, किसकी, न्यूट्रोफिल्स की। दूसरा हम लोग जो हमारे पास सेल्स होते हैं इंटेस्टाइनल, ठीक है, जो कि क्या है, एपिथेलियल सेल्स है ना, इंटेस्टाइनल कौन से हैं, एपिथेलियल। तो ये कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, शेड ऑफ होते रहते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम लोग इनकी क्या करनी है, इंक्रीज्ड ग्रोथ, मतलब बाकी बॉडी से ज़्यादा इनमें ग्रोथ चाहिए। तो इनके अंदर भी हम लोगों को क्या होते हैं, कुछ नज़र आते हैं चेंजेस, ठीक है। मतलब इसके अंदर भी मसला आएगा। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स हाइपर सेगमेंटेड हो जाएंगे, याद रखना है, न्यूट्रोफिल्स हाइपर सेगमेंटेड। फिर हम लोगों ने जो ये तो पढ़ लिया, बाकी ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हाँ, lack of folate, impaired division and enlargement of RBC precursors lead to megaloblastic anemia. Impaired division of gland cell leads to hypersegmented neutrophils. Megaloblastic changes also seen in rapidly dividing epithelial cells like intestine, या फिर हमारे पास जो हमारी किडनी की ट्यूबुलर सेल्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर भी, हमारे स्किन के अंदर भी, उसके बाद हमारे वुमेन के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर भी, मतलब जितने भी कंटिन्यूसली शेडिंग होने वाले एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें हम लोग को नज़र आएगा ये। उसके बाद अदर कॉजेज़ जो हैं माइक्रोसिटिक नेक्रोसिटिक एनीमिया के, वो हो सकते हैं अल्कोहलिज्म, लिवर डिजीज़, या फिर कुछ ड्रग्स, ठीक है। ये नॉन मेगैलोब्लास्टिक है। मेगैलोब्लास्टिक कौन से हैं, फोलेट एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब फोलेट वाले पढ़ते हैं डाइट्री अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो फोलिक एसिड है ना, जो फोलेट है, ये हम लोग कहाँ से लेते हैं, वेजिटेबल से या फिर फ्रूट से।
और जो B12 विटामिन है ये हम लोग कहाँ से लेते हैं, चिकन मिकन से, ठीक है, मतलब एनिमल से, याद रख लिया। मतलब फोलेट किधर से, वेजिटेबल से, और B12 किधर से, एनिमल से। अच्छा जी, रीड कर लेते हैं। डाइटरी फोलेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स ऑब्जॉर्ब्ड इन जिजिनम, सॉरी, याद रखना है हमारे पास एक चीज़ याद रखनी है, हमारे पास ना आयरन Fe+2 ये कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही थी, ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमारे पास फोलेट, ये कहाँ एब्जॉर्ब होगी, जेजिनम, सेकंड पार्ट। फिर हमारे पास B12, ये कहाँ एब्जॉर्ब होगी, इलियम में, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। ड्यूडेनम, जेजिनम, इलियम, आयरन, फोलेट, B12। अच्छा जी, हाँ, folate deficiency develops within months as body stores are minimal। मतलब हमारे पास ना फोलेट जो होता है ना, इसकी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज है ना वो बहुत कम है, बहुत कम अमाउंट में स्टोर्ड है। तो अगर हम लोग डाइट में इसको फोलेट को लेना बंद कर देंगे ना तो बहुत जल्दी, मतलब विद इन मंथ्स जो है ना हमारे पास सिम्टम्स होने लग जाएंगे। और इसके कॉजेज़ क्या है, पुअर डाइट में नहीं ले रहे, अल्कोहल है, या फिर कोई पेशेंट बुढ़ा हो गया, या फिर डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, मतलब प्रेगनेंसी, ज़ाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ खुद नहीं बच्चे को भी देनी है फोलेट, तो इसलिए क्या हो गई है प्रेगनेंसी में। फिर कैंसर के अंदर रैपिड ग्रोथ हो रही है, तब भी ज़्यादा चाहिए हम लोगों को। फिर हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक मतलब कि हीमोलिटिक एनीमिया में बार बार रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, तो बॉडी क्या कह रही है, मज़ीद रेड ब्लड सेल्स बनाओ, मज़ीद बनानी है, तो डिमांड ज़्यादा हो गई किसकी, फोलेट की। उसके बाद फोलेट एंटागोनिस्ट, मतलब ज़ाहिर सी बात है एंटागोनिस्ट हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि ब्लॉक कर देना है, उल्टा काम, ठीक है, जो उसका काम है उसको ब्लॉक कर देना। तो फोलेट का काम अगर ब्लॉक करने वाले ड्रग्स दे देंगे तो फोलेट डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, अच्छा जी, अब सबसे पहली फाइंडिंग मैक्रोसिटिक आरबीसीज, मैक्रोसिटिक साइज इंक्रीज, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ही, यहाँ पे भी मैंने बताया न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाएंगे, हाइपर सेगमेंटेड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ग्लोसाइटस, टंग जो है ना हमारी ज़ुबान, उसकी इन्फ्लेमेशन को कहते हैं ग्लोसाइटस, ये होगी। उसके बाद सीरम फोलेट जो है ना ये कम हो जाएगा, सीरम फोलेट कम हो जाएगा क्योंकि फॉलिक एसिड कम है। सीरम होमोसिस्टीन इंक्रीज़ हो जाएगा, क्यों इंक्रीज़ हो जाएगा, मैंने बताया कि हमारे पास होमोसिस्टीन मैथ्योनिन में नहीं कन्वर्ट होगा, तो बॉडी के अंदर होमोसिस्टीन ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास होमोसिस्टोन्यूरिया हो जाएगा और थ्रोम्बोसिस हो सकता है। उसके बाद नॉर्मल मिथाइल मिलोनिक एसिड, ये मैं आगे बताऊंगा क्या है, ठीक है, जब हम विटामिन B12 पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा, क्योंकि ये बाकी जो है ना ऑलमोस्ट सेम विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी हमारे पास सिम्टम्स हैं, तो डिफरेंट क्या है वो, अच्छा जी वो डिफरेंट ये है ये, लेकिन आगे पढ़ेंगे। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अच्छा जी मैंने B12 का बता दिया है काम क्या है, फोलेट से मिथाइल लेना और फिर इसको देना होमोसिस्टीन को, ये किसका काम है, विटामिन B12 का। अच्छा जी, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है हमारी बॉडी में, ये देख लेते हैं। सबसे पहले ना हमारे पास जो मैंने बात की कि फोलेट जो है वो कहाँ से आ रहा था, फोलेट वो आ रहा था वेजिटेबल से, और ये कहाँ से आ रहा है, बीफ या मटन वगैरह से। तो जिस वक्त ये बॉडी में एंटर होता है ना तो विटामिन B12 इज अटैच्ड विद एनिमल ड्राइव्ड प्रोटीन, ठीक है। हमारे पास जो है ना ये कॉम्प्लेक्स बना होता है एक, हमारे पास क्या बना होता है एक ऐसा, क्या कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हमारे पास क्या आती है, विटामिन B12। अब हमारे पास मुंह में क्या है, थूक, थूक में क्या है, इंजाइम्स जैसे कि अमाइलेज। तो ये अमाइलेज हमारे पास पता है क्या करता है,
ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में इस दोनों को अलहदा कर देता है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, विटामिन B12। किसने किया ये, अमाइलेज ने, थूक में। तो जैसे ये इसके साथ इससे अलहदा होती है ना, इसके साथ एक और प्रोटीन बाइंड कर जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर बाइंडर। एंटर हुआ इन बॉडी एज अ कॉम्प्लेक्स विद एनिमल ड्राइव प्रोटीन। इसकी अलहदगी कराई किसने, अमाइलेज ने। जैसी अलहदगी, आर बाइंडर अटैच कर गया। अब आर बाइंडर इसके साथ चलता रहता है, चलता रहता है, कहाँ तक, हमारे पास ड्यूडेनम तक, ड्यूडेनम तक। क्यों, ड्यूडेनम में हमने बात की कि पेंक्रियाटिक इंजाइम्स आते हैं, पेंक्रियाटिक इंजाइम्स आते हैं ना। ये हमारा लेट सपोज क्या है, इसोफेगस, स्मॉल ओ स्टमक, फिर ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या, ड्यूडेनम। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज यहाँ पे क्या डालता है, अपनी इंजाइम्स। ये क्या है, ड्यूडेनम। तो जैसे यहाँ पे पहुँचता है ना, तो यहाँ पे इंजाइम आता है पेंक्रियाटिक प्रोटीएज। ये क्या करता है, आर बाइंडर की अलहदगी कराता है। किसने कराई, पेंक्रियाटिक प्रोटीएज ने। ठीक है। अब हमारे पास विटामिन B12 जो है ना, ये बिल्कुल अकेला हो गया। ठीक है, पहले किसके साथ बाइंड था, एनिमल ड्राइव प्रोटीन के साथ। माउथ में अमाइलेज ने क्या किया, उसकी अलहदगी कराई और बाइंड करा दिया आर बाइंडर से। आर बाइंडर जब ड्यूडेनम में पहुंचा, पेंक्रियाटिक प्रोटीएज ने उसकी भी अलहदगी करा दी। अब विटामिन B12 अलहदा है, इसके साथ बाइंड कर जाता है हमारे पास कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर बना कहाँ पे था और रिलीज कहाँ पे हुआ था, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर हमारे पास क्या थे, पेराइटल सेल्स। ये पेराइटल सेल्स ने हमारे पास क्या रिलीज किया, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये और क्या रिलीज करते हैं, HCl रिलीज करते हैं, हम लोगों को पता ही है। ठीक है, तो साथ साथ क्या रिलीज किया, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ अटैच होता है और ये जाके इन क्या बना देते हैं, विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स। और ये हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, इलियम में। जो मैंने पहले बात की कि विटामिन B12 कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, इलियम में, एज अ कॉम्प्लेक्स विद इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि कहाँ से आया, पेराइटल सेल्स ऑफ स्टमक में। ठीक है। अब हमारे पास एक ना बीमारी है, पेरिनिशियस एनीमिया। पेरिनिशियस एनीमिया ये भी एक किस्म का ना टाइप है किसकी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि पेराइटल सेल्स की अगर हमारे पास क्या हो जाए, डैमेज, तो क्या हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होगा, नहीं। तो क्या हमारे पास B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं। तो क्या हमारे पास इलियम में एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा, अब रीड कर लेते हैं। Dietary vitamin B12 is complex to animal-derived protein, salivary glands, enzymes, mileage liberate vitamin B12, which is then bound to R binder. Also from the salivary glands, ये भी salivary glands ही आ रहा है R binder, and carried through to stomach. Pancreatic proteases in duodenum detach vitamin B12 from R binder. Vitamin B12 binds intrinsic factor made from gastric parietal cells in small bowel. ठीक है, the intrinsic factor vitamin B12 complex is absorbed from ileum. अच्छा, ये याद रखना है, पी से हमारे पास क्या है, parietal cell,
बी से हमारे पास क्या है, पेरिनिशियस एनीमिया। पेराइटल सेल्स की किस में डैमेज हो रही हैं, पेरिनिशियस एनीमिया, पी पी ओके। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज़ लेस कॉमन, ये बहुत लेस कॉमन है देन फोलेट एंड टेक ईयर्स टू डेवलप बिकॉज ऑफ लार्ज हेपेटिक स्टोरेज ऑफ विटामिन B12। हमारे पास ना बॉडी के अंदर B12 लिवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, इसलिए अगर हमारी बॉडी इसको लेना बंद भी कर देना तो कई साल तक वो लिवर की जो विटामिन B12 है वो हम यूज़ करते रहते हैं और हमारे पास एसिम्टोमेटिक होती है, कोई सिम्टम्स नहीं शो होते। पेरिनिशियस एनीमिया लेकिन हमारे पास ख़तरनाक है, क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है, हालांकि हमारी बॉडी विटामिन B12 ले रही है, हालांकि बॉडी के अंदर B12 मौजूद है, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इसलिए हमारे पास विटामिन बी मतलब लिवर की भी विटामिन B12 आ जाए लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही ब्लड के अंदर। क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो रही, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं मौजूद, इंट्रिंसिक फैक्टर। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है किसकी, पैराइटल सेल्स की, लीड्स टू इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। अदर कॉजेज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी इंक्लूड्स पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी। पैंक्रियाज हमारे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, पैंक्रियाज अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहे तो क्या हमारे पास पैंक्रियाटिक प्रोटीएज रिलीज होगी, नहीं, वो नहीं रिलीज होगी तो क्या आर बाइंडर से ये विटामिन B12 डिटैच होगा, नहीं, तो भी हमारे पास क्या नहीं होगी, विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से अटैच नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो हमारे पास पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी। उसके बाद डैमेज टू टर्मिनल इलियम, इलियम जिसने, ये इलियम है, ठीक है, इलियम यहाँ पे कि इसने विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर के कॉम्प्लेक्स ने क्या होना था, एब्जॉर्ब। अगर यहाँ पे किसी किस्म का मसला आ गया है, ठीक है, कोई इंसफिशिएंसी हो गई है, ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे, तो क्या हमारे पास कोई डैमेज हो गए हैं तो ये क्या एब्जॉर्प्शन होगी विटामिन B12 की और इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स की, नहीं। अच्छा और ये किस केसेस में हम लोग, क्रोहन डिजीज़ में और डाइफेलोबैक्टरम लेटम फिश टेपवर्म जो होता है ना उसमें हम लोग देखते हैं इसको। और हमारे पास डाइटरी डेफिशिएंसी मतलब जो खुराक में कमी है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, और सिर्फ विगान्स मतलब जो लोग बिल्कुल ही नहीं खाते ना एनिमल ड्राइव प्रोटीन, मतलब अंडे भी नहीं खाते, गोश्त दूर की बात है, उन लोगों के अंदर कई सालों बाद हम लोग शायद विटामिन B12 डेफिशिएंसी देख सकें। उसके बाद क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, इसमें भी हमारे पास सेम वही मैक्रोसिटिक आरबीसीज विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ग्लोसाइटस। अब जो डिफरेंट चीज़ें ना वो हम लोग पढ़ेंगे, ये मैं अभी बाद में बताता हूँ। सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वैसे मैंने पढ़ाया था ये लेकिन दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। विटामिन B12, हाँ ये मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। हमारे पास ना एक वो होता है केमिकल, मिथाइल मेलोनिक एसिड, क्या, मिथाइल मेलोनिक एसिड, ये जो है ना कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सक्सिनाइल को ए, मिथाइल मेलोनिक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल को ए में इन द प्रेजेंस ऑफ B12 एज कोफैक्टर। तो हमारे पास सक्सिनाइल को की ए किस लिए ज़रूरी है, हमारे पास ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म किस लिए ज़रूरी है, ये अगर मेरे न्यूरॉन है, ये क्या है, मेरे नर्व है एक, ठीक है, न्यूरॉन्स, इसमें मेरे पास ना यहाँ पे मौजूद होती हैं क्या, माइलिन शीथ, क्या मौजूद होती है, माइलिन शीथ, जो कि किससे बनती है, फैट से, ठीक है। तो ये क्या किस नतीजे में बनती है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की। तो अगर मेरे पास विटामिन B12 की कमी हो जाए तो मिथाइल मेलोनिक एसिड सक्सिनाइल को ए नहीं बनाएगा, सक्सिनाइल को ए नहीं बनेगा तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म नहीं होगी और हमारे पास न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ नहीं बनेगी। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास हम लोग पता है क्या कौन सा डिजीज़ देखते हैं,
हम लोग देखते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारी स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन से बनी हुई है ना, तो उसकी क्या हो जाती है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन। यहाँ पे जो हमने पढ़ा पीछे, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ था। विटामिन B12 इज अ कोफैक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ मेथिलमेलोनिक एसिड टू सक्सिनाइल CoA, important in fatty acid metabolism. Vitamin B12 deficiency results in increased level of methylmalonic acid, which impairs spinal cord myelinization. Myelin sheath नहीं बनेगी, myelinization नहीं होगी. Damage results in poor proprioception and a vibratory sensation. मतलब हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल काम है ना, वो उनमें मसला आएगा। मतलब मेरी रिसेप्शन में मसला आएगा, मैं चीज़ों को प्रॉपरली रिसीव नहीं कर सकूँगा टच करके या दूसरी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद सीरम विटामिन B12 कम होगी, ज़ाहिर सी बात है। इंक्रीज्ड होमोसिस्टीन, ज़ाहिर सी बात है। होमोसिस्टीनूरिया होगा, जो हमने पढ़ा सेम एज फोलिक एसिड में। इंक्रीजेस ऑफ थ्रोम्बोसिस। अब यहाँ पे मेरे पास मिथाइल मेलोनिक एसिड क्या कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनाइल CoA में? नहीं, तो इसके क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ नहीं हो जाएगी। तो वही मिथाइल मेलोनिक एसिड इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्मल रहेगा फोलेट में। तो बस ये एक किस्म का इम्पोर्टेंट मार्कर है टू चेक वेदर द मैक्रोसिटिक अनीमिया इज़ ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर हमारे पास फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से है तो हमारे पास मेथाइल मेलोनिक एसिड ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से है तो हमारे पास मिथाइल मेलोनिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट नहीं हो रहा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 विच एक्टेड एज कोफैक्टर। तो ये हमारा क्या था, मैक्रोसिटिक एनीमिया।